नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 50 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 51 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुली बैलेट प्रणाली द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कौन सा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या मत पद्धति आप कह सकते हैं, इसी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस आर्टिकल में आता है? तो ये आपका अनुच्छेद 55 के अनुसार जो है वो हो जाएगा। अनुच्छेद अनुच्छेद जो 55 है वो कहता क्या है? ये कहता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव जो है वो होता है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति है इसको भारत के संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही जो राज्य विधायिकाएं होती हैं जैसे कि विधानसभा, तो इसके निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है वो चुना जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है वो चुना जाता है। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, उम्र जो है वो 35 साल या अधिक हो, और ये भी कह सकते हैं उस पर किसी भी प्रकार का केस ना हो या आपराधिक जो है उसका कोई रिकॉर्ड ना हो। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? तो उच्चतम न्यायालय का होता है। ये प्रश्न आपका अलग से पूछा जा सकता है, तो ध्यान में इस चीज को भी रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवजन्य साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत है? भावना, विश्वास, स्मृति या गवाही। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा अनुभवजन्य साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भावना। अब जो अनुभवजन्य साक्ष्य है इसकी बात करें तो इसके आपके 2 मुख्य स्रोत जो है वो होते हैं। इसके 2 मुख्य स्रोत जो है वो होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक और एक आपका होता है माध्यमिक। तो ये 2 आपके इसके मुख्य स्रोत जो है वो होते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया था? अनुभवजन्य साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए भावना लिखा हुआ है ये आपका प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा। बाकी बचे जो ऑप्शन है ये आपके माध्यमिक स्रोत में जो है वो आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी उपाध्यक्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। और प्रश्न ये पूछा जाए कि जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपना त्याग पत्र जो है वो देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों में सुधार के एक शक्तिशाली उपाय है? आत्म प्रतिबिंब, अवलोकन, प्रदर्शन या निर्देश। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों में सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आत्म प्रतिबिंब जो है वो सही हो जाएगा। जो आत्म प्रतिबिंब है ये शिक्षकों के लिए आपका जो है वो अनिवार्य है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक शिक्षण से पहले एक योजना बनाता है और सूची तैयार करता है, उसमें जो अपने अध्यापन है उसके विषय में वो
लिखता है। तो ये आपका एक शक्तिशाली उपाय जो है वो हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास जो है वो होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में यदि अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद आता है 75, यानी कि अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया गया है प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के संबंध में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, निम्नलिखित में से किससे सीसीई को लाभ नहीं होगा? पहला कह रहा है सभी शैक्षिक और सह शैक्षिक जो पहलू हैं उनका व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है बच्चों पर तनाव कम होता है और रटना सीखने को हतोत्साहित करता है। तीसरा कह रहा है कि बल केंद्रित शिक्षण के तरीकों का पक्षपाती होता है। और चौथा कह रहा है छात्रों में राष्ट्रवाद स्थापित करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, बाल केंद्रित जो है आपका हो जाएगा। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सीसीई को लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर सीसीई लिखा है ये क्या होता है। इससे पहले के पार्ट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। सीसी की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका पूछा गया था कौन सा इसको लाभ नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि छात्रों में राष्ट्रवाद स्थापित करता है। ये आपका जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में लाभ नहीं होगा जो है वो पूछा गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या अप्रत्यक्ष मतदान से? चार ऑप्शन है, आपको बताना है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सभी आर्टिकल वगैरह मैंने इससे पहले ही आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, कि निम्नलिखित क्रियाओं को पढ़ें। पहली क्रिया कह रहा है कि शिक्षकों और योजनाकारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे शिक्षण योजना को प्रभावी ढंग से निर्मित और कार्यान्वित कर सकें। दूसरा कह रहा है कि प्रतिक्रिया सत्र के दौरान प्रतिबिंब के रूप में शिक्षकों के लिए एक बुनियादी मार्गदर्शन प्रदान करना। तीसरा कह रहा है कि एक आदर्श शिक्षण योजना तैयार और पूर्ण करना। तो ये आपके तीन कथन दे रखे हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण से मॉडल के कार्य हैं। तो आपको शिक्षण मॉडल के कार्य यहाँ पर छांटने हैं। नीचे ऑप्शन दे रखा है केवल एक, एक और दो, एक और तीन या दो और तीन। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। और सीटेट में जैसा आप ये प्रश्न देख रहे हैं बस सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो अपर प्राइमरी का पेपर आता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि दो और तीन। तो दो आपका था ये प्रतिक्रिया सत्र के दौरान वाला पॉइंट, ये बिल्कुल सही था, और तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है, यानी कि एक आदर्श शिक्षण योजना तैयार और पूर्ण करना। तो ये दोनों आपके शिक्षण मॉडल के कार्य के अंतर्गत आ जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। तो कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? तो राज्यपाल आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नवा प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में परीक्षा सुधारों पर एनसीएफ स्थिति पत्र के अनुसार किस पर जोर दिया गया? यहाँ पर छोटा सा डैश लगा हुआ है, आपको बताना है किस पर जो है वो जोर दिया गया। सह शैक्षिक पहलुओं को उजागर करने पर, गृह कार्य देने पर, सतत मूल्यांकन पर या उदारता पूर्वक ग्रेड देने पर। तो बी ऑप्शन तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, गृह कार्य देने पर, क्योंकि रटंती विद्या वाला जो हाल है वो एनसीएफ बिल्कुल नकारता है और सारा काम होमवर्क ये सारी चीज़ें उसके फेवर में नहीं आती, तो आपका ऑप्शन काट सकते हैं। बाकी बचे तीन ऑप्शन में से आप छाट सकते हैं, तो आपको छाटना है इन चारों में से, लेकिन तीनों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। एक शिक्षा प्रणाली में सतत मूल्यांकन को एकीकृत करके जो छात्र हैं उनको सीखने का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी, ये एनसीएफ ने जो है वो कहा था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 10वां। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर में, रांची में, पावापुरी में या काठमांडू में? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पावापुरी जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा, जो कि आपका पटना में जो है वो आता है। तो पावापुरी पटना। इसके अलावा भगवान महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये भी आपसे प्रश्न काफी बार जो है वो पूछा जाता है। और जन्म इनका लगभग 599 ईसा पूर्व जो है वो देखने को मिलता है। और कहाँ हुआ था जन्म? तो इनका वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय जिसका नाम था कुंडलपुर या कुंडग्राम भी कहीं कहीं लिखा देखने को मिलता है, वहां पर जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन कौशल का निम्नलिखित स्तर है? आपको बताना है याद रखना, समझना और लागू करना, या याद रखना, समझाना और मूल्यांकन करना, या मूल्यांकन करना, बनाना और विश्लेषण करना, और समझना, मूल्यांकन करना और बनाना। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन कौशल का निम्नलिखित स्तर है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि याद रखना, समझना और लागू करना, ये तीन आपके चिंतन कौशल के स्तर होते हैं। और इनमें संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है उसकी कम आवश्यकता जो है वो होती है। तो बस तीन नाम ध्यान रखिएगा, उतना काफी होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 12वां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किए पहलू पर प्रकाश डाला गया। आर्थिक जीवन ऑप्शन ए, राजनीतिक नीतियां ऑप्शन बी, धार्मिक जीवन ऑप्शन सी, या सामाजिक जीवन ऑप्शन डी। आपको बताना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उनके किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियां जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 13वां। मचान सिद्धांत या सहारा देना क्या है? पाठ्यक्रम को कम करके सीखने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाना, अस्थायी सहयोग प्रदान करना जो कि छात्र को एक जटिल कार्य करने में सहायता प्रदान करे, स्थायी सहयोग प्रदान करना जो कि छात्र को एक जटिल कार्य करने में सहायता प्रदान करे, या सीखना आसान करने हेतु जो वैकल्पिक संसाधन है उनके उपयोग को बढ़ाना। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से मचान सिद्धांत या सहारा देना क्या है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मचान सिद्धांत या सहारा देना अस्थायी समर्थन प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे जो है हम कहते हैं, जो कि शिक्षार्थी जो है उसको एक जटिल कार्य करने में हेल्प करता है, मदद करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 14। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चार ऑप्शन है, मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या राजगृह में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कश्मीर जो है वो सही हो जाएगा। कनिष्क के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जो कनिष्क है बौद्ध धर्म में ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर जो है वो प्रतिष्ठित है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में जो है वो पूछा गया है। और क्योंकि वो आप कह सकते हैं ना केवल बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, उसके साथ साथ उसकी जो शिक्षा थी उसके प्रचार और प्रसार को भी इन्होंने बहुत सा प्रोत्साहन जो है वो दिया था। प्रश्न में जो पूछा गया उसके बारे में बात करें तो जो कश्मीर है इसमें इसका एक उदाहरण आप कह सकते हैं उसके तौर पर कि कश्मीर में चौथी जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन जो है वो करवाया था, चौथी बौद्ध संगीति का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो वसुमित्र और अश्वघोष ने जो है वो इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। एक कक्षा में चर्चा का क्या लाभ है? सीखने को आसान बनाना, एक समस्या के लिए कई समाधानों का पता लगाने हेतु मौका देना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देना। तो इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पढ़ने मात्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक समस्या के लिए कई समाधानों का पता लगाने हेतु मौका देना, यही एक कक्षा में चर्चा जो है उसका लाभ जो है वो होता है। अलग अलग लोग अपने अलग अलग विचार प्रकट करते हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16वां। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी, एथेंस में थी, स्पार्टा में थी या पाटलिपुत्र में थी? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वैशाली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहीं पर जो है आपकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो थी। अगला प्रश्न देखते हैं 17। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली की प्रमुख विशेषता आपको बताना है नहीं है? प्रश्न में क्या कह रहा है? नहीं है। पारस्परिक रूप से लाभप्रद लक्ष्य, व्यवस्थित संचार पर जोर, तकनीकी ध्वनि मूल्यांकन प्रणाली या सम की स्थिति से बचने के लिए कई जानकारी के बजाय एकल जानकारी स्रोत का उपयोग। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सम की स्थिति से बचने के लिए कई जानकारी के बजाय एकल जानकारी स्रोत का उपयोग, यही आपकी विशेषता नहीं यहाँ पर जो है वो हो जाएगी, यानी कि विशेषता नहीं है। बाकी आपकी सभी विशेषताएं जैसे कि पारंपरिक रूप से लाभप्रद लक्ष्य, व्यवस्थित संचार पर जोर, तकनीकी ध्वनि मूल्यांकन प्रणाली, ये सभी आपके प्रभावी शिक्षक मूल्यांकन के अंतर्गत विशेषता के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या राजगृह में? चार ऑप्शन है, आपको बताना है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र जो है वो सही हो जाएगा। और ये आपकी तृतीय बौद्ध परिषद के अंतर्गत आता है। तो अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में 250 ईसा पूर्व में आयोजित जो है वो की गई थी। अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और ये आपका तृतीय बौद्ध परिषद के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार मैं आपको डेली अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूँ। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं अपना 19। सामाजिक विज्ञान डैश से विकसित होता है? प्रायोगिक और व्यवहारिक विज्ञान से, अव्यवस्थित ज्ञान के आधार से, वर्णनात्मक प्रथाओं से या बेढंग विचार से? आपको बताना है सामाजिक विज्ञान किससे विकसित होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि प्रायोगिक और व्यवहारिक विज्ञान से जो सामाजिक विज्ञान है वो कह सकते हैं विकसित होता है, और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं परिमार्जित भी होता है, ये भी आप कह सकते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हेमू। यहाँ पर मात्रा भी जो है वो ओ की लगी हुई है। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।